नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ द लाइफ। दोस्तों, हमारे पास काफ़ी क्लाइंट आते हैं जिनके बड़े क्वेश्चंस होते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ज्योतिषी के बारे में, ज्योतिषी का क्या फ़ायदा है, ज्योतिष क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे काफ़ी सारे प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि ज्योतिष के क्या फ़ायदे हैं, कब आपको कंसल्ट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए और क्या ज्योतिष से संभव है। तो चलो शुरू करते हैं। एक पहला क्वेश्चन आता है जो काफ़ी कॉमन है कि हमारी किस्मत बड़ी है या कर्म बड़े हैं, डेस्टिनी और कर्मा। एक्चुअली डेस्टिनी कर्मों से ही बनती है और एक हम थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कर्मा। आप कहीं देखेंगे यूट्यूब चैनल उस पर बुक्स में जाके अमेजन वगैरह पे इसके नाम से एक बुक भी अवेलेबल है, थ्योरी ऑफ कर्मा। बड़ी फेमस बुक रही है। तो जो हम कर्मा करते हैं, जो हम कर्म करते हैं, उससे हमारी किस्मत बनती है, उससे हमारी डेस्टिनी बनती है। तो दोनों में देखें बड़ा कौन है? कर्म बड़ा है। जो हमारे पिछले कई जन्मों में हम जो कर्म करते हैं, जिसको हम बोलते हैं संचित कर्मा, मीन्स वो हमारे कर्म इकट्ठे हो रहे हैं। हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं जब हमने इस बार जन्म लिया है तो कौन से कर्मों का हमको भुगतान करना है, अच्छा है बुरा है, जिसको हम बोलते हैं प्रारब्ध कर्मा। तो वो भी हम एस्ट्रोलॉजी से देख सकते हैं। विच मीन्स एक होता है संचित कर्मा जो हमारे सारे पूर्व जन्मों के कर्म इकट्ठे हैं, अच्छे या बुरे। एक होता है प्रारब्ध कर्मा जो हमारे इस जन्म के लिए उपलब्ध है, इस जन्म में जो हमें भोगना है, अच्छा है बुरा है, उसको हम प्रारब्ध कर्मा बोलते हैं। और ये सारे कर्म हमारे डेस्टिनी से बनते हैं, हमारे कर्मों से बनते हैं हमारी डेस्टिनी। तो इस तरह हम कह सकते हैं। तो अगर दोनों में कंपेयर करेंगे, कर्म वास्तव में डेस्टिनी से बड़े हैं, डेस्टिनी बड़ी नहीं है। डेस्टिनी कर्मों से बनती है, कर्म डेस्टिनी से नहीं बनते हैं। दूसरा सवाल, क्या मृत्यु प्रेडिक्ट की जा सकती है? कहाँ होगी, कैसे होगी, कब होगी? हाँ, की जा सकती है, बारिंग एक्सीडेंटल डेथ। एक्सीडेंटल डेथ के केस में कुछ लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट कुछ लोग नहीं करते। लेकिन डेथ काफ़ी हद तक प्रेडिक्टेबल है और किस हालत में होगी। लेकिन ज़्यादातर ज्योतिषी, यूँ कहो कि जो अच्छे ज्योतिषी हैं, वो कभी डेथ प्रेडिक्ट नहीं करते, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हम प्रभु के हाथ में छोड़ देनी चाहिए। और हर चीज़ में हमको एक प्रेडिक्शन को ला के घुसाना, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी एक प्रोबेबिलिटी साइंस है। अगर उसमें कुछ भी गलत होता है तो देयर इज अननेसेसरी टेंशन, स्ट्रेस वी आर गिविंग टू द पर्सन। एंड सेकेंड, डेथ के बारे में जो एक सर्टेन है उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। तो आप देखेंगे ज़्यादातर ज्योतिषी डेथ को प्रेडिक्ट नहीं करते, ऑल्दो देयर इज वेज टू प्रेडिक्ट डेथ, बट नहीं करते, नहीं करना चाहिए, हम भी नहीं करते। एक तीसरा प्रश्न आता है कि जो एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन होता है, क्या वो होगा? क्या वो सर्टेनिटी है या प्रोबेबिलिटी है या सर्कमस्टांसेस हैं? दोस्तों, जो प्रेडिक्ट किया जाता है वो 100% सर्टेनिटी नहीं होता, क्योंकि ये एक इंटरप्रिटेशन है। हम चार्ट देखते हैं, हम ट्रांजिट देखते हैं, हम उनकी अंतर्दशा देखते हैं, महादशा देखते हैं, उसके बेस पे हमारा कंक्लूजन है, हमारा इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन समटाइम मे गो रॉन्ग। इट डज नॉट मीन कि एस्ट्रोलॉजी एज ए साइंस इज रॉन्ग। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस सही है, लेकिन अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स का अलग अलग एक्यूरेसी रेट है। कौन कितना एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो एक प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है। दूसरी चीज़ है, क्या ऐसा ही होगा? कुछ हमारे इर्द गिर्द सर्कमस्टांसेस ऐसे बनने शुरू हो जाते हैं, जब कुछ होना होता है वो वैसा होता है। अगर आप ये जान जाएं पहले कि आपके इर्द गिर्द क्या सर्कमस्टांसेस बनने वाले हैं, तो शायद आप उसको अवॉइड कर सकें, कोशिश कर सकें। अदरवाइज हमारे आसपास ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं कि हम ऐसा हमारी लाइफ में होता ही है। तो एस्ट्रोलॉजी हम कह सकते हैं इट्स मोर ऑफ द प्रोबेबिलिटी, लेस इन द सर्टेनिटी इन ब्रॉडर टर्म्स। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, क्या एस्ट्रोलॉजी डेस्टिनी को चेंज कर सकती है? अगर आप एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करते हैं, आपकी किस्मत में कुछ लिखा हुआ है, ये होना है, क्या एस्ट्रोलॉजर की हेल्प से आप बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। अगर आपकी किस्मत में कुछ ऐसा है, बाय एंड लार्ज होगा। आपकी जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है एक टेंटेटिव लाइफ स्क्रिप्ट की तरह है। टेंटेटिव है, कंफर्म नहीं है, और एक टेंटेटिव लाइफ स्क्रिप्ट है। एस्ट्रोलॉजी से अगर आप गाइडेंस लेते हैं, वो एक एनेस्थीसिया की तरह है। अगर आपको कुछ तकलीफ होनी है और अगर आपको एनेस्थीसिया दे दिया गया है, विच मीन्स आपको पहले से पता है ये समय मेरे लिए कुछ खराब जाने वाला है, तो आप उतने परेशान नहीं होंगे।
आप थोड़ा कंफर्टेबल रहेंगे, मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे, उस दर्द को सहन करेंगे। अगर आपको बताया जाता है ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, तो उस समय का फ़ायदा उठा के कुछ और अच्छे कर्म आप कर सकते हैं, कुछ और अच्छाइयाँ कर सकते हैं, कुछ अपने लिए और अच्छा, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए काम कर सकते हैं। या ये कह सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एक छोटा अम्ब्रेला है। छोटा अम्ब्रेला इसलिए, मैं बड़ा अम्ब्रेला इसलिए नहीं बोल रहा कि एस्ट्रोलॉजी अम्ब्रेला, बड़े अम्ब्रेला से आप पूरी बारिश से बच सकते हैं, छोटे अम्ब्रेला से बहुत ज़्यादा नहीं भीगेंगे, थोड़े भीगेंगे। और दूसरी बात है, अम्ब्रेला साथ ले जाना याद रहेगा, छाता साथ ले जाना याद रहेगा। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस लेते हैं, आपको लगभग पता चल जाता है कैसे कैसी स्थिति आपके साथ होने की संभावना है, कैसे कैसे सर्कमस्टांस बन सकते हैं आपके साथ। उसके लिए एक तो आप मेंटली तैयार हो सकते हो, एक उनको अवॉइड करने के लिए कुछ काम कर सकते हो, और दूसरे तरह की जो रेमेडीज़ होती है उनको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आपकी तकलीफ़ें, आपकी समस्याएं कम हो सकती हैं और अच्छे समय को आप बेहतर यूज कर सकते हो। एक प्रश्न आता है रेमेडीज़ के बारे में ही, क्या रेमेडीज़ काम करती हैं? अब रेमेडीज़ बेसिकली कई तरह की होती है, जैसे कार्मिक रेमेडीज़ है, कुछ सोशल सर्विस है, स्पिरिचुअलिटी है, कुछ लोग पूजा कराते हैं, मंत्र जाप कराते हैं, कुछ यंत्र कुछ देते हैं, कुछ तंत्र पूजा कराते हैं, तांत्रिक काम करते हैं। ऐसे काफ़ी कुछ जेम स्टोन पहनाते हैं, कुछ बोलते हैं कि इस फला चीज़ को पानी में बहा दो, वहाँ पे तेल का दिया जला दो, वगैरह वगैरह। ऐसे काफ़ी तरह की चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों पे ये रेमेडीज़ काम करती हैं, कुछ लोगों पे नहीं करती हैं। कुछ केसेस में रेमेडीज़ काम करती है, कुछ केसेस में नहीं करती है। अगर आप 50 गुना कर रहे हैं, आके एक रेमेडी कर दे तो आप माफ़ तो नहीं हो जाओगे। तो पहली बात तो रेमेडीज़ वहाँ काम करती है जहाँ एक माइनर एडजस्टमेंट की गुंजाइश है, कोई ग्रॉस चीज़ों को रेमेडीज़ नहीं बदल सकती। दूसरी चीज़ है, रेमेडीज़ वहाँ पे काम करती है जहाँ दिल से आप उसको एक करना चाहते हैं, हाँ भाई मैं इसके लिए अपोलोजेटिक हूँ और ऐसा गलत है और मैं उसको सुधारना चाहता हूँ, तो वहाँ पे रेमेडी, जहाँ आपका मन मिला हुआ होता है, वहाँ पे रेमेडीज़ काम करती है। और जहाँ आपका विश्वास उन पर होता है, वहाँ रेमेडीज़ काम करती है। जहाँ पे आपकी समाज सेवा से जुड़ी हुई चीज़ें, वहाँ पे ज़्यादातर काम करती है। तो 100% केसेस में रेमेडीज़ काम नहीं करती है। रेमेडीज़ आपके गुनाहों का सॉल्यूशन नहीं है। रेमेडीज़ आपके तकलीफ़ों को कम करने में हेल्प ज़रूर करती है, आपकी सहायता करती है, लेकिन आपके गुनाहों पर पर्दा नहीं डालती। तो जब गुनाह करें उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, वो आपको किस्मत में झेलना ही पड़ेगा। ओके, एक बड़ा क्वेश्चन आता है मैच मेकिंग के बारे में, शादी के बारे में, मांगलिक नॉन मांगलिक के बारे में। दोस्तों, 3 अलग अलग चीज़ें हैं। मांगलिक दोष अलग है, मांगलिक योग अलग है, और मैच मेकिंग अलग है। 3 अलग चीज़ें हैं। अगर आपकी कुंडली में कुछ पर्टिकुलर जगह मंगल विद्यमान है, जो तकरीबन हम 6 जगह 6 घरों में मानते हैं, ऑलमोस्ट 50% ऑफ केसेस, तो उसको हम मांगलिक योग बोलते हैं, या यूँ कहूँ मांगलिक दोष बोलते हैं। तो वो दोष का आप शादी किसी से भी करते हो, किसी से नहीं करते हो, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, लेकिन वो आपके कुंडली में दोष है। अगर आपको उसके बारे में बताया जाए तो आप उसमें काफ़ी सुधार कर सकते हैं। तो वो हो गया एक मांगलिक दोष, वो ख़त्म नहीं होता। एक है मांगलिक योग, कि अगर उन जब सब जगह मंगल अवेलेबल है और उनकी शादी ऐसे ही इंसान से हो जाए जिसकी कुंडली में भी लगभग उन्हीं जगह मंगल अवेलेबल है, तो ये काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज कैंसिलेशन हो जाता है। तो उस केस में हम मांगलिक नॉन मांगलिक की शादी से पहले जांच करते हैं और कोशिश करते हैं ऐसी शादी रिकमेंड की जाए जिसमें वो कैंसिलेशन हो जाए। और तीसरा बात है मैच मेकिंग का। मैच मेकिंग मांगलिक नॉन मांगलिक से कहीं बड़ा कंसेप्ट है। मांगलिक नॉन मांगलिक एक एस्पेक्ट है मैच मेकिंग का। ऐसी मैच मेकिंग के हमको कम से कम डिफरेंट 15 से 20 चीज़ें देखनी होती हैं फॉर बेटर मैच मेकिंग। तो ये मैच मेकिंग का एक आधार है, उन 15-20 में से एक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। बहुत बार आप देखेंगे आपने मांगलिक नॉन मांगलिक की जांच कराई, फिर भी शादी सफल नहीं हुई। और बहुत बार देखेंगे मांगलिक नॉन मांगलिक का गलत मैचिंग शादी हुई, फिर भी शादियां सफल हुई हैं। क्यों होती है? कि बाकी एलिमेंट, बाकी चीज़ें भी इसमें काम होता है। मांगलिक क्यों होता है, इसके बारे में एक कथा है। भगवान शिव के 2 पुत्र हैं, गणेश और कार्तिक। तो दोनों की जब वो बड़े हो गए, उनकी शादी करने की बात आई, तो उन्होंने बोला कि जो पहले इस ब्रह्मांड के चक्कर लगाएगा उसकी पहले शादी की जाएगी। तो गणेश जी ने अपने माता पिता के चक्कर लगा दिए और कार्तिक ब्रह्मांड का चक्कर लगाने चले गए। ऑब्वियसली काफ़ी टाइम उनको लग गया।
तो जब गणेश कार्तिक जी नहीं आए काफ़ी टाइम तक, तो उन्होंने भगवान शिव ने गणेश की शादी करा दी, और जब कार्तिक आए उनको बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा लगा, और तभी से ऐसा बताते हैं वो वहाँ से कैलाश पर्वत से छोड़ के दक्षिण दिशा में चले गए। तो आज भी आप देखेंगे कार्तिक का दक्षिण में ज़्यादा पूजा होती है, वहाँ पे कार्तिक को ज़्यादा माना जाता है। और जो शादी ब्याह के मामले हैं वो इसलिए कार्तिक देव गुस्सा हो जाते हैं, ऐसी कथा प्रचलित है। तो उसका एक बड़ी रेमेडी ये भी है मांगलिक होने की, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शादी अटेंड करें। शादी का मतलब खाने से नहीं है, शादी का मतलब है जो विवाह की रस्में होती हैं, फेरे पड़ने जैसी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को जितना आप अटेंड करेंगे उतना आपके मांगलिक दोष शांत होते हैं। तो जितना संभव हो ये लाइफ में करना शुरू करें, और उससे मैं बता रहा हूँ आपके सोच में भी परिवर्तन आएगा कि आप कैसा सोचते हैं, आपके शादी के बारे में कैसा सोचें। जब उस बंधन की पवित्रता को देखेंगे तो भी आपके मन में उसके प्रति काफ़ी चेंजेस आएंगे। तो अदरवाइज भी एक पॉजिटिव अप्रोच है। कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर एक शादी हो गई बिना मांगलिक नॉन मांगलिक देखे, हमने देखा ही नहीं, अब शादी तो हो गई, अब वापस मांगलिक नॉन मांगलिक देखो या नहीं देखो फर्क नहीं पड़ता, तो क्या शादी चलेगी नहीं चलेगी, क्या हमें डाउट करना चाहिए? डाउट नहीं करना चाहिए। जो पास्ट में बीत गया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको अभी अपनी कुंडली की जांच करानी चाहिए। अगर मांगलिक नॉन मांगलिक का कॉम्बिनेशन है, अगर उसको जान लोगे, या दूसरे भी आपके मैच में कुछ इस तरह के दोष हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए, तो आप उनको ध्यान रख सकते हो और आपकी आगे की ज़िंदगी कहीं ज़्यादा सुख में हो सकती है, या यूँ कहो कोई प्रॉब्लम आने से अवॉइड कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में एक बड़ी चीज़ होती है कि आपको मालूम चल जाए कि आपको किस तरह की समस्याएं आएंगी। तो एक अगर पति पत्नी को ये पता चल जाए कि मेरे पति की नेचर कुछ इस तरह की है, मुझे इस तरह की समस्या आ सकती हैं, या पति को पता चल जाए पत्नी के बारे में, वो काफ़ी हद तक एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसलिए मैच मेकिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि मैच मेकिंग से सब कुछ चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। बट मैच मेकिंग अगर फिर भी आप शादी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों का प्रिकॉशन रखें। इस तरह से कई बार लोग बोलते हैं कि लव मैरिज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या आपने एक दूसरे से लड़के लड़की प्यार करते हैं, अब वो शादी करना चाहते हैं, बीच में मांगलिक नॉन मांगलिक का इशू आ गया या पंडित जी ने टांग अड़ा दी। नहीं अड़ानी चाहिए। अगर कोई शादी करना चाहते हैं, एक दूसरे से प्रेम है और एक दूसरे के साथ उन्होंने समय बिताया है, ऑब्वियसली वो ज़्यादा बेहतर है कि वो शादी करें और उस चीज़ को आगे तक ले जाएं, बजाय पंडितों को एस्ट्रोलॉजर के इश्यूज़ में पढ़ने के। ज़्यादा जरूरी है फिर भी चार्ट दिखाएं, क्योंकि आपको ये पता चलेगा शादी के बाद या लगभग कितने समय बाद किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। तो एक अगर भावी पति पत्नी आते हैं कि आप शादी कर रहे हो, प्रेम करते हो, लेकिन आज के 4 साल बाद, आज के 6 साल बाद या आज के 20 साल बाद आपको एक दूसरे से इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं, तो अगर आपको ऐसा पता चलेगा आप कॉशन हो सकते हो और आप उनके प्रति सावधानी रख सकते हो। तो अगर आप सावधानी रखोगे आपकी शादी ज़्यादा बेहतर चलेगी। अगर सावधानी नहीं रखोगे तो एक दिन एक दूसरे से पक जाएंगे और हम बहुत जल्दी जैसे लड़ने लगते हैं, ऐसे लड़ने लगेंगे। इसी में लोग पूछते हैं कि पहले टाइमों में कोई मैच मेकिंग ज़्यादा नहीं होता था, इतनी डिस्टेटल कुंडली नहीं बनती थी, ऐसे ही शादी हो जाती थी और वो शादी टूटती नहीं थी साहब, जीवन भर चलती थी। तो उसमें फिर एस्ट्रोलॉजर का क्या था? एस्ट्रोलॉजर उस वक्त थे ही नहीं, और होते तो भी इतने कंसल्ट नहीं करते थे, और होते ज़्यादा 36 गुणों का मिलान करते थे, बहुत बार वो भी नहीं करते थे। मांगलिक नॉन मांगलिक का बहुत नहीं होता था। पहले समय में क्या था, एक सोशल प्रेशर था। शादी एक ज़्यादातर एक सोशल इंस्टीट्यूशन थी, पेरेंट्स ने जो बोल दिया वो होगा। तो पति पत्नी के बीच में अगर कुछ डिफरेंस आएगा और उनके फैमिली ने डिसाइड कर लिया भाई ये शादी है, ये चलनी है, तो वो चलेगी। फिर उनमें से किसी की मजाल ये नहीं होती थी कि हम इसका विरोध करेंगे, अब हम इससे बाहर निकलेंगे, हम शादी तोड़ेंगे, झगड़ा होगा, नहीं होता था। कंबाइंड फैमिली होती थी। ऐसा बोलते थे शादी ब्याह एक परिवारों का संबंध है, ये सिर्फ 2 इंडिविजुअल्स का ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे परिवार का इतना बड़ा रोल होता था, उन सब चीज़ों के चलते वो शादियाँ चलती थी। आज जब एक अलग अलग फैमिलीज हो गई हैं, माता पिता के साथ रहते नहीं हैं या उनकी बात आज की जनरेशन उतनी नहीं मानती है, तो ऐसे केसेस में उनके अपने इंडिविजुअल पर डिपेंड करता। तो यहाँ पे कुंडली मिलान, चार्ट कॉम्बिनेशन करना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता पहले के मुकाबले। पहले हमारे सिस्टम, हमारे से रीति रिवाज ऐसे बने हुए थे कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। अगर पत्नी को पति से किसी चीज़ में परेशानी है तो वो भी निभा लिया करती थी, और अगर पति को पत्नी से किसी में परेशानी है वो भी निभा लिया करते थे, क्योंकि रिवाज था। ऐसा बहुत बुरा माना जाता था कि शादी तोड़ना बहुत बुरी बात है, शादी को नहीं तोड़ना चाहिए।
चाहे वो पत्नी की तरफ से था, आज पति की तरफ से था। आज बहुत छोटी छोटी चीज़ों में शादी टूट जाती हैं। आज की जनरेशन बोलती है इट्स माई लाइफ, इट्स माई वे, वेयर आई एम नॉट हैप्पी वाई शुड आई स्टे। तो आज इंडिविजुअल की हैप्पीनेस है, कहीं पे लड़की हैप्पी नहीं है, कहीं पे लड़का हैप्पी नहीं है, कहीं लड़के की माँ हैप्पी नहीं है, कहीं लड़की की माँ हैप्पी नहीं है। तो इतनी सारी जब हैप्पीनेस देखनी है तो ऐसे में बहुत छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, हम क्रिकेट देखते हैं आज के 30-40 साल पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था पिच कैसा है कैसा नहीं है। थोड़ा बहुत होते थे पिच पे ग्रीन ग्रास है, थोड़ी मिट्टी उठ के आएगी तो स्पिन को हेल्प करेगी, पेसर को हेल्प करेगी, ऐसा सोचते थे। आज एक 20 ओवर के मैच में भी कितना दिमाग लगाते हैं, पिच कैसी है, कितना टर्न लेगी बॉल, 20 ओवर के मैच में पहले कैसा बिहेव करेगी, बाद में कैसा बिहेव करेगी। हर मैच के बाद खिलाड़ी बोलते इस पिच पे इतने स्कोर की पिच है, फला पिच इतने स्कोर की पिच है। तो आज बहुत माइनर चीज़ें देखी जाने लगी क्योंकि हालात ऐसे हो गई। पहले थर्ड एम्पायर भी नहीं था, रिप्ले भी नहीं था, तब भी गाड़ी चलती थी, मैच होते थे, अच्छे खुशी खुशी होते थे, आज से कम झगड़े होते थे। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी लाइफ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। तो ऐसे में अगर हम मैच मेकिंग कराते हैं, अगर हम चार्ट दिखवाते हैं और उसमें एक एडवाइस लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमें करना चाहिए। इसी के चलते एक प्रश्न आता है कि 36 गुणों में से हमारे 28 मिल गए कि शादी करनी चाहिए, 26 मिल गए नहीं करनी चाहिए। ये गुण मिलान फिर एक बात वही है, बहुत पुराना कंसेप्ट है। अगर कोई चीज़ 100 साल पहले चलती थी, 100 साल में इतने रिलेवेंस बदल गए हैं तो गुण मिलान का इंपॉर्टेंस नहीं रह गया। गुण मिलान भी उन 15-20 चीज़ों में से एक है जो हम मैच मेकिंग के लिए देखते हैं, तो बाकी चीज़ें अलग हैं। तो आज अगर सिंपली गुण मिलान के बेस पे शादी कर रहे हो, मेरे हिसाब से गलत कर रहे हो। आपको एक विस्तृत मैच मेकिंग देखनी चाहिए और उस मैच मेकिंग जरूरी हर चीज़ परफेक्ट मिलेगी। कुछ चीज़ें आपकी मैच कर जाएंगी और कुछ चीज़ें जो मैच नहीं करेंगी। आपको कम से कम ये पता चलेगा किन चीज़ों पर आपको प्रिकॉशन रखना है, किन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। इसको आप ये कह सकते हो प्री मैरिज काउंसलिंग से जोड़ कर देखा जा सकता है। जैसे प्री मैरिज काउंसलिंग में आपको बता दिया जाए कि आपकी शादी में इस तरह की समस्या आ सकती है, उसका आप ध्यान रखो, तो आप उसका ध्यान रख सकते हो। तो नाउ मैच मेकिंग इज मोर ऑफ ए प्री मैरिज काउंसलिंग इज और कैन से पार्ट ऑफ दैट। अगर उस तरह देखेंगे तो एक ज़्यादा बेहतर होगा। अभी आते हैं हमने आई थिंक शादी के बारे में काफ़ी बात करी, हम थोड़ा बात करेंगे प्रोफेशन के बारे में। जो प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं किस सेक्टर में काम करें या ना करें, ये एस्ट्रोलॉजी से पता चलेगा, काफ़ी हद तक पता चलेगा, काफ़ी हद तक इंडिकेट होगा। या यूँ कहो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको ज़्यादा सक्सेस किस एरिया में काम करने से मिल सकती है, तब उस एरिया में काम करोगे। एक इंसान को जॉब में ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, एक इंसान को बिजनेस में ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, आपको एस्ट्रोलॉजी से पता चलेगा। एक इंसान को मास लीडरशिप में अच्छा लगेगा जहाँ पे मास के साथ डील कर रहा है, एक इंसान ऐसा है जहाँ पे एक आइसोलेटेड स्पेशलिस्ट है, ऐसे उसमें सक्सेस ज़्यादा मिलेगी, उसका पता चलेगा। एक इंसान को अकाउंटेंसी प्रोफेशन ज़्यादा सूट करेगा, किसी को मेडिकल प्रोफेशन ज़्यादा सूट करेगा, किसी को नर्सिंग प्रोफेशन ज़्यादा सूट करेगा। तो आपको पता ये चलता है कि आपको ज़्यादा सफलता मिलने के योग कहाँ पे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी कुंडली में ये है कि डॉक्टर बनने के चांस कम है, आप बन ही नहीं सकते, आप मेहनत करोगे फिर भी बन सकते हैं। तो जैसे मैंने शुरू में बोला, एस्ट्रोलॉजी ऐसा नहीं है कि यही होगा, लेकिन ऐसा करने से ऐसा होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे और अगर आप उस दिशा में काम करोगे आपको सफलता जल्दी मिलेगी, तो उसके ज़्यादा चांस है। गवर्नमेंट जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा काफ़ी हद तक पता चल जाता है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 3 साल 5 साल 8 साल तक गवर्नमेंट जॉब के ट्राई करते रहते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो और गवर्नमेंट जॉब आपको मिलनी नहीं है या बहुत मुश्किल से मिलनी है, तो अगर बेहतर आपको पहले पता चल जाए कि आपको प्राइवेट जॉब में काम करना है या प्राइवेट जॉब आपके लिए बेहतर सूट करती है, तो उसमें ज़्यादा ट्राई करोगे, उसमें ज़्यादा आप एनर्जी लगाओगे और आप अननेसेसरी वेस्ट नहीं करोगे। तो इसलिए भी ये पता करना आसान होता है, करियर के बारे में आपको कंसल्ट करना चाहिए। काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं रिगार्डिंग बिजनेस और जॉब को लेकर, क्योंकि काफ़ी लोग बिजनेस करना चाहते हैं और वो फैमिली से लेके काफ़ी पैसा, अपने फैमिली की वेल्थ वगैरह काफ़ी उसमें यूज़ करते हैं और उसमें देखते हैं हम उसमें अपना बिजनेस सेटअप करेंगे, एक के बाद एक 2 3 4 बिजनेस फेल होते हैं और तब उनको समझ में आता है इससे जॉब कर ले ज़्यादा अच्छा था। अगर आप एस्ट्रोलॉजी से कंसल्ट करोगे, आपको पहले से इस तरह के हिंट्स इंडिकेशन आपको मिल जाएंगे कि आपकी जॉब होगी या बिजनेस होगा, कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा।
एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, काफ़ी लोग ऐसे जॉब करने की कोशिश करते हैं और लेकिन उनकी किस्मत में होता है बिजनेस करना अच्छा होता है, दे आर गुड ट्रेडर्स। तो आप बार बार जॉब कर रहे हो, जॉब में चल नहीं पा रहा है, जॉब आपकी छूट रही है या कई बार आप सफल नहीं हो पा रहे हो, उस केस में अगर आप जितना जल्दी बिजनेस शुरू करोगे, छोटा बिजनेस करोगे, बड़ा करो, उतना आपके लिए अच्छा है। तो इस बारे में भी आइडिया लगा सकते हैं कि जॉब या बिजनेस में से आपके लिए क्या अच्छा है। कभी कभी आपको एस्ट्रोलॉजर बहुत एक माइनर एडजस्टमेंट लाइफ में बता देते हैं कि बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे काफ़ी लोगों के चार्ट में एक माइनर चीज़ होती है कि अगर ये इंसान अपने घर से दूर चला जाए या कुछ इस तरह के शहरों में चला जाए जहाँ पे पास में नदी हो या कोई बड़ा जलाशय हो या समुद्र हो, तो उसके सक्सेस रेट बढ़ जाते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत केसेस में मैंने होते देखा है। तो जहाँ आपको करियर में या लाइफ में कुछ रुकावटें आ रही हों, आप उन चीज़ों को लेके भी देखें कि क्या करने से मेरा ये काम बेहतर हो सकता है। एंड मैनी टाइम विद दिस काइंड ऑफ माइनर एडजस्टमेंट कैन मेक ए सिग्निफिकेंट चेंजेस इन यू। तो ये भी एस्ट्रोलॉजी से मिलने का बहुत योगदान होता है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत सारे लोग, पता चला धीरूभाई अंबानी ने कभी एस्ट्रोलॉजर से हेल्प नहीं ली, मुझे नहीं पता ली कि नहीं ली। अमिताभ बच्चन एस्ट्रोलॉजर से मिले, मैं नहीं कहता लिया कि नहीं लिया, बट फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो कभी एस्ट्रोलॉजर से नहीं मिले लेकिन सफल हुए हैं, होते हैं, हो सकते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आप अच्छे चार्ट के साथ पैदा हुए हैं, आप सही जगह पे सही समय पे पहुंच जाओगे। अगर आपकी किस्मत में सफलता है तो आप सफल होगे, बिल्कुल होगे। अगर आप अब उसके लिए कर्म भी करोगे, आप ऑटोमेटिकली आप देखोगे उस तरह के उसके लिए आप कर्म कर रहे हो, आपके हालात आपको कर्म कराएंगे। अगर आपकी किस्मत में असफलता ज़्यादा है तो असफलता होगी, आप कर्म करोगे तो भी थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा बहुत सुधर सकता है बट बहुत ज़्यादा नहीं। सवाल है फिर एस्ट्रोलॉजी कहाँ आता है? जहाँ आपकी थिन लाइनिंग है, जहाँ आपकी जैसे द बॉर्डर लाइन है, वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी कैन प्ले बिग रोल। अगर आपका थोड़ा अच्छा समय है, आपको बताया जाए कि भाई आज के 2 साल बाद आपके लिए 3 साल का बहुत अच्छा समय आने वाला है, अगर उस 3 साल में कुछ अच्छी चीज़ की शुरुआत करते हो, आप उन 3 साल में ज़्यादा मेहनत करते हो, आपका अच्छा कुछ काम बन सकता है। अगर आपको बोला जाए कि अगले 2 साल आपके लिए काफ़ी ख़राब हैं प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ से, ऐसे 2 साल में आप निराश नहीं होगे, आप हताश नहीं होगे और आप कहीं पे बड़ा बिजनेस करने की कोशिश नहीं करोगे, तो बहुत सारी प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी एक तरह की आपकी हेल्प है। कर्म आप ही को करना है, डेस्टिनी आप ही की है। एस्ट्रोलॉजी ना आपके लिए कर्म करती है, ना आपके लिए डेस्टिनी लेकर आएगी। अगर एस्ट्रोलॉजर आपको ये बोल दे आपके आने वाले 2-3 साल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा आपके साथ होने वाला है, और आप कर्म ही ना करें, नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। आपके अराउंड सर्कमस्टांसेस बनेंगे लेकिन कर्म तो आपको करना पड़ेगा। और कई लोगों को वो ऐसा बोला एस्ट्रोलॉजर्स ने, सही या गलत, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर के मैंने बताया एक उनका भी इंटरप्रिटेशन है, वो कोई भगवान नहीं है कि उन्होंने जो बोल दिया होगा ही होगा। तो एस्ट्रोलॉजर ने आपको बता दिया अगले 2 साल 3 साल अच्छे हैं, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है, आप उसके लिए काम वाम करना छोड़ के बैठ गए, अब तो अच्छा ही होगा। एक मूवी आई थी ना, आई थिंक मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, अक्षय कुमार एंड जूही चावला की, उसमें कुछ ऐसा ही दिखा देते हैं। एस्ट्रोलॉजर ने बोला अच्छा होगा, भाई ने काम वाम करना सब छोड़ दिया, तो राजा बनूंगा, लेकिन राजा नहीं बने। हालांकि मूवी के एंड तक आते आते जब उन्होंने काम करना शुरू कर दिया तो उनका टाइम अच्छा आया, तो काफ़ी हद तक उसमें एक अच्छा दिखाया गया। तो आप जो एस्ट्रोलॉजी के कहने, ना उनका कहना सही था ना गलत था, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा। अगर आप कर्म नहीं करेंगे किसी भी एस्ट्रोलॉजर के कहने से, आपको सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे लेकिन आप बड़े आदमी, अमीर, सक्सेसफुल नहीं बनोगे। फिर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे बर्थ टाइम को लेकर कि कई बच्चे का बर्थ कैसे टाइम पर होना चाहिए, क्या चेंज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए, अगर ये बदल सकता है तो बदल सकते, सबके केस में नहीं है। कुछ केसेस में हमारी चंद्रमा की स्थिति सूर्य के मुकाबले इस तरह की होती है कि अगर ऐसे जन्म में बच्चा पैदा होता है तो उस केस में उसकी चार्ट में कुछ दोष आ जाएंगे। तो अगर कुछ घंटे से या एक दिन से अगर आप डिलीवरी चेंज कर सकते हो पता करके, तो इट विल बी एक जैसे काफ़ी प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो जाएगी, जहाँ तक मेडिकल सिस्टम अलाउड करता है। तो ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा अगर आपका मेडिकल डॉक्टर अलाउड नहीं करता, नहीं अभी इमरजेंसी, अभी डिलीवरी करानी पड़ी तो कराओ, क्योंकि जो होना है उसका आप रोक नहीं सकते। आप अटेम्प्ट मार सकते हो, कोशिश कर सकते हो। तो जब आपको बर्थ टाइम का इस तरह की सिचुएशन हो कि बर्थ होने वाला है या वो डेट दी हुई है, उस डेट के आसपास का समय आप दिखवा लें
मैं नहीं कहता आप उसके घंटे मिनट दिखाएं, वो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर आप ये दिखाते हैं फला दिन में दोपहर के बाद, दोपहर से पहले, शाम को, रात को, मतलब अगर ऐसे कुछ घंटे से अगर कुछ शिफ्ट करने से आपका हो सकता है, और अगर डॉक्टर्स को पहले बता दें कि डॉक्टर साहब ऐसा कोशिश कर लें इफ़ इट इज़ पॉसिबल, नॉट बिकॉज यू शुड कंपेल योर थिंग्स, मेडिकल के साइंस के बीच में ना आए, अदरवाइज नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। और कई बार एस्ट्रोलॉजर ऐसा बता भी देते हैं इस वक्त होना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। तो मेडिकली बच्चा होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ घंटे, कुछ दिन से, कुछ 1 दिन से 2 दिन से अगर कुछ शिफ्टिंग संभव है और आपका एस्ट्रोलॉजर ऐसा गाइड कर रहा है तो कर लेना चाहिए, ये बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा होगा। और ये भी कर्मी है, क्योंकि आप बच्चे के लिए अपनी तरफ से क्या कर्म कर रहे हो, उसके पैदा होने से पहले आप उसके लिए जो कर्म कर रहे हो, ये भी कर्म का हिस्सा है। इसी के रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि एस्ट्रोलॉजर से कब कंसल्ट करना चाहिए। काफ़ी टाइम में जो कंसल्ट करना चाहिए, मैं एक करके बता, थोड़ा आपको ऑकवर्ड लग सकता है, बट कंसल्टेशन कब चाहिए? जब आप बच्चा कंसीव करना चाहते हैं उससे पहले कंसल्ट करें, क्योंकि कुछ समय या कुछ दिन ऐसे होते हैं महीने के जहाँ पे आपको बच्चा कंसीव नहीं करना चाहिए। अगर आप उन दिनों में बच्चा कंसीव करोगे तो बच्चे के अंदर दोष होंगे, कुछ उसकी कुंडली में दोष आ जाएंगे और आपको पता चलेगा। अब डेफिनेटली यू डोंट वांट टू बी बिकम लाइक ए क्रिमिनल, कि मेरी वजह से, मेरी अज्ञानता है, मेरी वजह से मेरे बच्चे को कुछ परेशानी हो रही है। तो जब आप कंसीव करने की प्लान करें, एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें। जब उसके बर्थ का टाइम आ जाए, जब पता चला आज के 5, 7, 10 दिन बाद उसकी डिलीवरी डेट आ रही है, उस तब एस्ट्रोलॉजर से जो पता करें कि कौन से दिन, कौन सा टाइम बेहतर होगा, और जैसे मैंने बताया उसको डॉक्टर के साथ शेयर करें। और डॉक्टर अगर उतने घंटे या 1 आध दिन से उसको शिफ्ट कर सकते हैं तो कर लें, जो बच्चे के लिए अच्छा होगा। तो उस वक्त कंसल्ट करना चाहिए। एक बार बच्चा पैदा हो गया पैदा होने के पहले हफ्ते 10 दिन में या मैक्सिमम 15-20 दिन में आपको फिर एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना चाहिए। अब उसका चार्ट बनेगा बच्चे का। चार्ट बन के कंसल्ट इसलिए होगा, जो बच्चा पैदा हुआ है हो सकता है उसके साथ कुछ ऐसा दोष हो जो आपकी फैमिली या आपके कुछ नियर बाई की फैमिलीज के लिए भारी हो। जैसे कुछ बच्चे पैदा होते हैं वो मैटरनल साइड के लिए भारी होते हैं। भारी का अंदर सेंस होता है कि आपका बच्चा आज पैदा हुआ, आज के 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 1 महीने बाद बच्चे की माँ बच्चे को लेके, जैसे नॉर्मली हमारे कल्चर में होता है, अपने मायके गई और वहाँ से उनके मायके के नुकसान होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा पता चला मामाओं पे भारी है, मामा पे या नाना पे एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ऐसे में वी कैन अवॉइड दैट। कुछ केसेस में आपके किसी और रिलेशन पे अगर बच्चा हैवी है और भारी, जैसे बोल सकते हैं हम कि उनको नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि जब ऐसे इवेंट होते हैं, शादी होती है, बच्चा होता है, इनके इवेंट से किसी की किस्मत आपके साथ जुड़ती है। वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, दोनों तरह की एनर्जी हो सकती है। तो एक बार आप चेक कर लेंगे, आप उसको रोक नहीं सकते, कंस मत बनो को रोक दो, लेकिन कम से कम प्रिकॉशन रख सकते हो। अगर आप प्रिकॉशन भी रख सकते हो, दिस इटसेल्फ इज ए कर्मा, आपने कर्मा किया। उसके साथ साथ अगर कुछ दोष है, मूल दोष वगैरह है, तो उसकी पूजा पाठ वगैरह कराना, वो भी करा सकते हो। बच्चे का जब आपको नामकरण करना है, उसके लिए पंडित जी से कंसल्ट करो। चार्ट बनने के बाद होगा कौन से, किस तरह के नाम, क्योंकि नॉर्मल पंडित जी आपको भी ABCD के नाम चीज़ें चली गई हैं, अभी ज़्यादा चीज़ें आती हैं कि किस मीनिंग के नाम आपको रखना चाहिए। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो बच्चे का नाम रखे उसका मीनिंग लगभग इस तरह का आना चाहिए। तो आपके पास वैरायटी ऑफ चॉइस होती है कि किस तरह का नाम आप रख सकते हैं, तो वो भी शुभ होता है बच्चों के लिए। और कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे नामों में आधा अक्षर नहीं होना चाहिए। आधा अगर जैसे वो होता है कि किस तरह का नाम हो गया, जैसे किसी ने आरोग्य, आधा गे आ गया, तो ये जो आधे अक्षर वाले नाम होते हैं हमें अवॉइड करने चाहिए। इनसे अपने आप में एक हल्का फुल्का दोष एसोसिएट होता है। तो नामकरण के टाइम पे पंडित जी से या एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना चाहिए। मैं बार बार पंडित जी बोलता हूँ क्योंकि हमारा पुराना एक आदत रहता है। अदरवाइज आप पंडित हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं, इट्स वन एंड सेम थिंग, एनीबडी हु नोज द साइंस। उसके बाद जब आपका बच्चा 13, 14, 15 साल के आसपास हो जाता है, उसके बाद तब एक बार आपको एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना चाहिए रिगार्डिंग हिज प्रीफर्ड कैरियर चॉइस। उसकी लाइफ अच्छी बिजनेस में होगी, अच्छी जॉब में होगी, किस तरह की जॉब में होगी, किस तरह की डायरेक्शन में उसको जाना चाहिए। तो
तो अगर आप उस एज में कंसल्ट करते हैं जहां बच्चा अभी आपका 10th 11th में पढ़ रहा है, तो यू कैन मेक ए ओरिएंटेशन कि बच्चा इंजीनियरिंग में जाएगा, बच्चा मेडिकल में जाएगा, बच्चा आर्किटेक्चर में जाएगा, बच्चा गवर्नमेंट जॉब में जाएगा, इसे आर्मी फौज में जाएगा, पुलिस में जाएगा। ऑल दोज थिंग्स यू हैव टाइम टू मोल्ड। उससे पहले बच्चे को जो जैसा पढ़ रहा पढ़ते रहने देना चाहिए। उसके बाद ये करियर के बारे में हो गया। इसके बाद जब बच्चे कम से कम ग्रेजुएशन हो जाता है 21-22 साल के बारे में आएगी, उस बच्चे की लाइफ अच्छी गवर्नमेंट जॉब में अच्छी होगी, वो उस बच्चे को इंजीनियरिंग फील्ड सूट करेगा, उस बच्चे को मे बी मेडिकल साइंस सूट करेगा। किस तरह की किस ब्रांच उस बच्चे को सूट करेगी, उसके लिए हमें कंसल्ट करना चाहिए दोबारा कैस्ट्रोलॉजर से, जहाँ से हम बेहतर पता करेगा और हम बच्चे को उस वक्त मोल्ड कर सकते हैं, उस डायरेक्शन में बच्चे को मोड़ सकते हैं। इसके बाद जब बच्चा 21-22 साल का हो जाता है और उसके बाद हम शादी के बारे में सोचते हैं, तब हमको कंसल्ट करना चाहिए शादी कहाँ से होगी, कैसी होगी, और शादी के बारे में क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए कि क्या उसकी कुंडली में शादी के पॉइंट से कुछ दोष तो नहीं है, कुछ योग तो नहीं है। क्योंकि अगर आप 27-28 साल की एज में जाके उसको देखते हैं, फिर आप सही मैच ढूंढते हैं, पता चला आपको 2 साल 3 साल 4 साल आपको सही मैच ढूंढने में लग गया, ऐसे में आपके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है कि जल्दी शादी करनी है, बच्चा ऑलरेडी 28 साल का हो गया, 30 साल का हो गया। अगर ये प्रोसेस थोड़ा अर्ली शुरू करते हैं, मे बी 22 साल की एज के आसपास शुरू करते हैं, तो 25-26 तक यू कैन गेट ए वेरी गुड मैच। इसके बाद जब हम कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, तो साल में एक बार आपको कंसल्ट करना चाहिए अगला 1 साल आपका कैसा जाने वाला है, क्या आप प्रिकॉशन रख सकते हैं, क्या आपका अच्छा टाइम है, फिर जो डिफरेंट ट्रांजिट्स होते हैं वो आपके लिए कितने अच्छे हैं, कितने ख़राब हैं, उसका कैसे बेहतर आप उपयोग कर सकते हैं। कुछ आप नया शुरू करने वाले हैं तो उसके लिए मुहूर्त में निकालवाने के लिए आप एस्ट्रोलॉजर से मिल सकते हैं। तो कहने का मतलब है आपको एक लाइफ लॉन्ग उस तरह से एक जर्नी है आपकी, जहाँ आपको टाइम एंड अगेन एस्ट्रोलॉजर से मिलना होता है। कोशिश ये करें बार बार अलग अलग एस्ट्रोलॉजर ना मिले, सबका अपना एक तौर तरीका एस्ट्रोलॉजर्स का अलग अलग होता है। तो अगर आप सेम या कॉमन एस्ट्रोलॉजर रखते हैं एक फैमिली पॉइंट ऑफ से, जस्ट लाइक ए फैमिली डॉक्टर, देन इट इज़ बेटर फॉर यू। वो एक आपके लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा। अभी से एक क्वेश्चन आता है कि इस तरह से बहुत सारा पैसा एस्ट्रोलॉजर में जाएगा। बहुत सारा पैसा नहीं जाएगा। अगर आप इस तरीके से एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं, आजकल काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जिसमें हम भी वो काम करते हैं कि एक पैकेज देते हैं आपको, एनुअल पैकेज है। तो साल में आपको एनुअल पैकेज है, एक साल में 2 बार 3 बार आप जितनी बार करते हैं, एक नॉमिनल होता है। हमको भी लगता है एक रेगुलर एक हमारे क्लाइंट हैं और एक फैमिली की तरह क्लाइंट होते हैं, एक नॉमिनल चार्जेस होते हैं। तो इट्स नॉट वेरी हाई, ये बहुत ही नॉमिनल क्लाइंट पे ये सर्विसेज आपको मिल सकती हैं। और आप जैसे आप एक सीए रखते हैं, कोई आप वेल्थ एडवाइज़र रखते हैं, ऐसी आप एक एस्ट्रोलॉजर रखें जो आपको चीज़ों में आपको गाइड कर सके, और जिससे बार बार बीच बीच में उनके पास आपका चार्ट होगा, फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं, और कई बार मैसेज वगैरह पे भी आप देन यू कैन डिपेंड, एक आपकी बॉन्डिंग हो जाती है, एक रेपो बन जाती है। तो ये क्वेश्चन हुआ जहाँ आपके बहुत सारे बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजर से कब कब मिलना चाहिए। अभी एक प्रश्न ये आता है कि भाई अडॉप्टिंग एस्ट्रोलॉजी पर्सन विल डिपेंड ऑन डेस्टिनी ओनली। Yes, many people have done that also, कि आप एस्ट्रोलॉजी की सलाह मान रहे, ये भी एक अपने आप में किस्मत होती है। कुछ लोगों की किस्मत ऐसी होती है कि एस्ट्रोलॉजी से कंसल्ट करते हैं, कुछ नहीं करते। तो अगर आपकी किस्मत में ऐसा होगा, यू विल बिलीव इन दोज थिंग्स एंड यू मेक इट बेटर। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आपकी लाइफ में बहुत छोटे से चेंज से कुछ एक बड़ा इफेक्ट आ सकता है, जहाँ पे एस्ट्रोलॉजर आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है, क्या हम मिस हैपनिंग को अवॉइड कर सकते हैं? काफ़ी हद तक कर सकते हैं। अगर आपकी लगता है कि एक सपोज आपकी कुंडली में मंगल खराब है, आप ड्राइविंग ध्यान से कर सकते हो, आप कुछ ऐसी रेमेडी उपाय कर सकते हो जिससे आपको चांस ये हो कि आपको चोट लगने का या एक्सीडेंट होने का खतरा कम हो जाए। या आपको जिस तरह का आपका कहीं पे कमजोरी है आपके चार्ट में, उन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका ऐसे मिस हैपनिंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये नहीं है आप किसी चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, होगा ही नहीं। जो होना है होगा, बट बहुत सारी चीज़ें देर से कहते हैं कुछ एक सर्टेनिटी है, ये होना है होगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अवॉइडेबल हैं, आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। तो यस, कुछ चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं, कुछ चीज़ें शायद अवॉइड ना कर पाएँ, तो जो कर सकते हैं वो आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा कुछ प्रश्न आते हैं कि काफ़ी सारे कुंडली के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं।
इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, इनकी एक्यूरेसी क्या है, ये सही है। देखो आपको ब्रॉडली देखना है, ये ग्रॉसली गलत नहीं होते लेकिन एक्यूरेट नहीं होते। मैंने दोनों तरह से काम किया। मैंने व्यक्तिगत तौर पे मैंने ऐसे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जो इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, काफ़ी पॉपुलर भी हैं, लेकिन उनकी कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं होती। वो आपके महादशा कब शुरू होगी, अंतर्दशा कहाँ शुरू होगी, उसमें कई कई महीने का डिफरेंस आ जाता है। और कुछ केसेस मैंने देखा है आपके चार्ट में बड़े डिफरेंस आ जाते हैं। जैसे चार्ट में आपके किसी प्लैनेट का हाउस ही बदल गया तो आपका पूरा चार्ट बदल गया। कुछ केसेस में आपका लगन ही बदल गया, आपका पूरा चार्ट बदल गया। तो जो फ्री के सॉफ्टवेयर हैं, आपको शुरू में शौक है किस चीज़ का है तो आपको जरूर यूज करने चाहिए। अदरवाइज जो पेड सॉफ्टवेयर आते हैं और जो वेल रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर जहाँ पे एक्यूरेसी कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा होती है, वो आपको यूज़ करना चाहिए। आप किसी एस्ट्रोलॉजर की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, ये बहुत कॉस्टली प्रोसेस नहीं है कि बहुत कॉस्टली है, आपको बहुत पैसा खर्च होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। फिर इसी के चलते हम देखते हैं कि ऐसे सॉफ्टवेयर से काफ़ी सारी रिपोर्ट मिलती हैं। उस रिपोर्ट की एक्यूरेसी कितनी है? उस रिपोर्ट की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी सारे योग बनते हैं और जैसे जैसे योग बनते हैं उन सॉफ्टवेयर में जैसा फीड होता है उसी के हिसाब से वो रिपोर्ट आपकी जनरेट कर देते हैं। कंप्यूटराइज रिपोर्ट होती है। तो हमें रिपोर्ट्स के लिए सॉफ्टवेयर पर बहुत डिपेंड नहीं करना चाहिए। सॉफ्टवेयर हमको एनालिसिस के देता है, क्योंकि कंप्यूटर है, दिमाग से कहीं तेज आपको एनालिसिस करके देगा और बहुत सारे आपको तरह तरह के चार्ट निकाल के देगा। चाहे आपका लग्न चार्ट है, या आपका चंद्र चार्ट है, आपका चलित चार्ट है, आपका नवमांश है, आपका D10 है, या आपके मल्टीपल जो भी चार्ट्स हैं आपकी अंतर्दशा महादशा का है या सूक्ष्म दशा तक के कैलकुलेशंस है, वो कैलकुलेशन अच्छी देगा। जो बेहतर आपका इंटरप्रिटेशन है, जो प्रेडिक्शन है, वो आपका एस्ट्रोलॉजर आपको देगा। क्योंकि सॉफ्टवेयर जिसने बनाया, अगर मैं कहूँ कि एस्ट्रोलॉजी में कुछ किताब थी, पाराशर साहब ने लिखा है या भृगुनाड़ी लिखी गई है, आज के हज़ारों साल पहले लिखी गई है, उसमें जो लिखा है वो सही लिखा है, किसी ने गलत नहीं लिखा है, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट बदल गया। अगर कोई चीज़ आज के 1000 साल पहले एप्लीकेबल थी, आज उसमें बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेबल नहीं है। उस वक्त डिजिटल मीडिया कहाँ था, उस वक्त ये सॉफ्टवेयर मार्केटिंग कहाँ थी, कंप्यूटर जैसी चीज़ नहीं थी। तो ये उस वक्त की जो चीज़ थी, आज काफ़ी चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होती हैं उसमें से, और क्योंकि वो एप्लीकेबल नहीं होती हैं इसलिए आपका प्रेडिक्शन चेंज हो जाता है। सॉफ्टवेयर के प्रेडिक्शन सही नहीं होते, कैलकुलेशन उनकी अच्छी होती है। तो जब भी आप प्रेडिक्शन देखें, आप एस्ट्रोलॉजर से प्रेडिक्शन लें, ना कि किसी सॉफ्टवेयर की रिपोर्ट जनरेट करें। ये रिपोर्ट ले लेना, उसमें आपकी जो कैलकुलेशंस होंगी वो अच्छा है, उसके अलावा बहुत कुछ आपको उतना सही नहीं मिलेगा। और सॉफ्टवेयर की रिपोर्ट्स में काफ़ी आपको स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी मिलेंगे जो एक दूसरे से मैच नहीं करते होंगे। एक जगह बोलते हैं इस साल आपका बहुत अच्छा होगा और एक जगह बोलते हैं इस साल आपका ख़राब होगा। तो दोनों तरह की चीज़ें आपको उसमें मिल सकती है। इसमें फिर कुछ लोग प्रश्न आते हैं, सब कई तरह की कुंडली होती हैं, लगन कुंडली है, चंद्र कुंडली है, या वेस्टर्न सिस्टम है। कुछ बोलते हैं नवमांश है, क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। और कुछ एस्ट्रोलॉजर बताते हैं चंद्र कुंडली देखो, कुछ बोलते हैं लगन कुंडली देखो। मैं कहता हूँ सभी देखना चाहिए। ये जो चंद्र कुंडली है, लगन कुंडली है, चलित कुंडली है, वेस्टर्न कुंडली है, नवमांश है, ये सारे को इम्पोर्टेंस हैं। ये सारे कुछ कुछ बताते हैं। इनको हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, कि एक ने हमारे बारे में कुछ अच्छा बताया, एक ने हमारे बारे में कुछ बुरा बताया। तो इसमें अच्छा बुरा देखने के बजाय हम ये देखें कि सबसे अलग अलग कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जैसे जो फिजिकली आपके साथ जो होना होता है वो आपकी लगन कुंडली बताएगी, लेकिन आपके मन के बारे में, आपका मन क्या चाहता है, आपका मन की सोच क्या, आपका मन किस तरह से बिहेव कर रहा है, ये आपकी चंद्र कुंडली बेहतर बताएगी। हम 7.5 चंद्र कुंडली से देखते हैं, कभी हम 7.5 पे एक सेपरेट वीडियो करेंगे, उसमें हम 7.5 के बारे में बताएंगे कि उसके वजह क्या है। वो बड़े इंटरेस्टिंग फाइंडिंग हो गई। कहीं पे हम अपने आत्मा के पॉइंट ऑफ देखते हैं, सोल के पॉइंट ऑफ देखते हैं, हम सन कुंडली के पॉइंट ऑफ देखते हैं। तो ऐसे ही 9 मार्च में जहाँ हम अपने संचित कर्म भी देख सकते हैं, हमारे पोस्ट मैरिड लाइफ भी देख सकते हैं, हम दोनों चीज़ें देख सकते हैं 9 मार्च से। तो अलग अलग चार्ट से, अलग अलग चीज़ों से अलग अलग चीज़ें पता चल सकती है। उसी तरह कोई KP एस्ट्रोलॉजी है, कुछ वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, या कुछ दूसरे की नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, ये सारी लाल किताब है। इन सब से आप अलग अलग चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, सब अच्छा है। उस अच्छाई का आप जानकार होना चाहिए। और आपकी लाइफ में जो प्रेडिक्शन होती है, जो होना होता है, उसके काफ़ी सारे इंडिकेशंस होते हैं। अगर एक इंडिकेशन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम है,
2 इंडिकेशन है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर उसके 3-4 इंडिकेशन है तो ऑलमोस्ट वो काम होगा। ऐसे बुरा होने का भी अगर 1 इंडिकेशन है तो चांसेस कम है, 2 इंडिकेशन चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर 3-4 तरीके से ऐसा लग रहा है कि एक ये चीज़ होने वाली है तो लगभग हो गई। तो इसलिए भी जो अलग अलग जगह से हमें परिणाम मिलते हैं उसके भी अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो कोई भी चार्ट देखना बुरी बात नहीं है, बल्कि मैं कहता हूँ सारे चार्ट देखने चाहिए। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे पिछले कुछ महीनों में कुछ क्लाइंट्स आए, उन्होंने अलग अलग पूछे, तो हमने कोशिश करी उन सबको एक साथ इकट्ठा करके आपको एक साथ बताने की, जिससे आप एक एस्ट्रोलॉजी का सही तरीके से उपयोग कर सकें। और जैसे मैंने बताया कि आपको एस्ट्रोलॉजी को एक गाइडेंस के तौर पे देखें। अगर उसका बेस्ट यूज अगर देखते हैं कि कैसे बेस्ट यूज होगा एस्ट्रोलॉजी का, तो अगर इसको गाइडेंस के तौर पे देखेंगे तो उसका बेस्ट यूज होगा। अगर उसको एक प्रेडिक्शन के तौर पे देखेंगे, ये मेरी लाइफ में होगा ही, मैं कर्म नहीं करूँ, तो अच्छा यूज नहीं होगा। तो एज ए गाइडेंस इट्स अ वंडरफुल थिंग एंड एवरीबडी शुड हैव इट, दैट्स व्हाट आई कैन से। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, आप किन और चीज़ों पर हम आपसे चाहते हैं हम आपको वीडियो बना कर दें, आपका यूज़फुल होगा। एस्ट्रोलॉजी या कुछ और ऐसे संबंधित चीज़ें हैं, लाइफ कोचिंग है, मैरिज काउंसलिंग है, या मैच मेकिंग है, प्री मैरिज काउंसलिंग है, रिलेशनशिप कोचिंग है, इन सब चीज़ों को लेके तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपके कुछ और क्वेश्चन होते हैं इनसे संबंधित, वो भी आप कमेंट्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। विल ट्राई टू रिप्लाई 1-to-1 बेसिस और मे बी बाई थ्रू सेपरेट वीडियो, वो भी कर सकते हैं। आपके कुछ सुझाव हों फ्यूचर के बारे में वो भी निकाल दें। और आपको अगर हमें कांटेक्ट करना हो कंसल्टेशन के लिए तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपको वेबसाइट दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अपना कुछ एनालिसिस कराना चाहते हैं, आपको कोचिंग कराना चाहते हैं, तो भी हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ये था हमारा वीडियो आज के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए यूजफुल होगा और आपको हेल्प होगी। एंड विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो अगेन। थैंक यू वेरी मच।